हेलो मेरे सभी प्यारे बच्चों, मेरे योद्धाओं, माय वॉरियर्स। आप सबने जो आवाज उठाई थी, आखिरकार वो रंग लाई है। हमारा सीजीएल का एग्जाम पोस्टपोन हुआ है, बट बहुत ज्यादा खुश होने की इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि मुद्दा ये है कि हमारे सिस्टम में चेंजेस होंगे या नहीं होंगे, ये तो हमें तभी पता लगेगा जब एग्जाम कंडक्ट होगा। तो कोई बात नहीं, जो टाइम हमें मिला है, जितना भी 20 दिन का जो टाइम है, उसमें हम जितना बेहतर कर सकते हैं उतना बेहतर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा वेंडर तो चेंज हुआ नहीं और इतनी जल्दी पॉसिबल भी नहीं था, इसका हमें आइडिया था। तो एडिक्विटी के हिसाब से, न्यू वेंडर के हिसाब से जो भी नए नए चेंजेस आए हैं, जो फेज 13 के एग्जाम में देखे गए, स्टेनो के एग्जाम में भी देखे गए, तो उस पर बेस्ड हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास समय कम है। तो लगभग 15 के करीब हम मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे, जो कि न्यू पैटर्न पर बेस्ड होगा। तो उसका पहला सेट आज हम करने वाले हैं। तो मेक श्योर कि आप एग्जाम में बैठने से पहले इसको एक बार देख कर जाएं बहुत अच्छे से। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जो अलग प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको हम डिटेल में देखें। ठीक है। अच्छा, एक बात और, बहुत सारे बच्चे डर रहे हैं और अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं कि पीवाईक्यू करने का कोई फायदा नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चों, आप अभी देखोगे पीवाईक्यू करने का फायदा क्यों नहीं है। कुछ एक आध तरह के क्वेश्चन चेंज हुए हैं, जिसमें फ्रेजेस क्लॉजेस को पूछ लिया गया जो पहले नहीं पूछते थे। बस है तो वही कॉन्सेप्ट, ग्रामर ही है। ग्रामर में ही पढ़ना है आपको, नाउन फ्रेज क्या होता है, नाउन क्लॉज क्या होता है, एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव क्लॉज, ये सब हम क्लासेस में पढ़ाते हैं। और आप लोगों ने भी जहां से भी ग्रामर पढ़ा होगा, आपने उसको जरूर पढ़ा होगा, टीचर ने जरूर पढ़ाया होगा। तो उसको बस आपको डिटेक्ट करना है कि कौन सा फ्रेज जो है गिवन, जो आपसे पूछा है वो कौन सा फ्रेज है ना। एक तो ये, और कुछ जो चेंजेस देखे गए हैं, क्लोज टेस्ट को हटा के पैसेज दे दिया, वो भी कोई बहुत भारी भरकम नहीं, टाइटल पूछ लेता है ना। उसी में से कोई सेंटेंस देके आपको क्लॉज पूछ लेगा, कोई वर्ड दे देगा, पूछेगा किसका काम कर रहा है ये, बस है तो वही सब चीजें। ठीक है, तो आप कर सकते हैं पीवाईक्यू, ऐसा कुछ नहीं कि आपको बिल्कुल छोड़ देना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना। ठीक है, तो आज हमारा पहला मॉक टेस्ट है, तो हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपको एरर फाइंड आउट करना है बच्चों। ठीक है, अंडर दीज कंडीशंस इट इज इम्पॉसिबल फॉर द मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमैनिटी, मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमैनिटी, मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमैनिटी मतलब बहुत सारे लोगों के द्वारा, लोगों की बात कर रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमैनिटी टू पार्टिसिपेट इफेक्टिवली, बहुत सारे लोगों के द्वारा बहुत मुश्किल हो जाता है भागीदारी करना, पार्टिसिपेट करना प्रभावी रूप में, इफेक्टिवली इन इट्स नेशनल इकोनॉमीज। अभी नेशनल इकोनॉमीज किसकी है, इट्स किसके लिए आ रहा है? क्या आपको कोई ऐसी नाउन दिख रही है जो कि आप कहें कि जिसके लिए इट्स आए, है ना, जो कि कलेक्टिव नाउन हो? बताओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अंडर दीज कंडीशंस इट इज इम्पॉसिबल फॉर द मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमैनिटी, इनके लिए, लोगों के लिए। तो इनकी तो नेशनल इकोनॉमीज होगी, तो इट्स थोड़ी ना आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आना चाहिए देयर, देयर नेशनल इकोनॉमीज, क्योंकि किससे किससे संबंध बताना है, लोगों से ही संबंध बताना है, उन्हीं की नेशनल इकोनॉमीज की बात हो रही, तो इट्स नहीं आएगा। ठीक है, we often tend to give in to the age old habit of thinking and speaking negatively without even being aware of it। ये हम में से हर दूसरे इंसान की आदत होती है बच्चों की, we are not aware and we are not very active in the present moment, कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, हम में से किसी को नहीं पता। और अगर हम इन चीजों पे एक बार ध्यान देना शुरू कर दे, तो हम अपने आप को बहुत हद तक जान सकते हैं कि हमारा यह गुस्सा क्यों है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप गुस्सा सामने वाले पे कर जाते हैं, लेकिन उसका जो बीज होता है वो आपके अंदर होता है, कभी नोटिस करना। तो यही कह रहा है, वी ऑफन टेंड टू गिव इन टू द ओल्ड एज हैबिट ऑफ थिंकिंग। बहुत जो सोचने की हमारी आदत होती है ना, एज ओल्ड, बहुत पुरानी आदत है ना, तो हम अक्सर, हमारी प्रकृति होती है कि हम गिव इन कर देते हैं टू द एज ओल्ड हैबिट ऑफ थिंकिंग एंड स्पीकिंग नेगेटिवली, और नेगेटिव बात करते हैं विदाउट इवन बीइंग अवेयर ऑफ इट, बिना उसके लिए जागरूक हुए। ठीक है, तो गिव इन का मतलब क्या होता है? एक तो हमारे पास फ्रेजल वर्ब है गिव अप, गिव अप का मतलब क्या होता है? क्विट कर देना, अबैंडन त्याग देना, अबैंडन त्याग देना, त्यागना, छोड़ देना। ठीक है, और जब हम गिव इन की बात करते हैं, तो गिव इन का मतलब होता है अग्री करना। ठीक है, अग्री टू समथिंग, आपने फाइनली अग्री कर लिया, मान गया किसी चीज के लिए, है ना। तो वी ऑफन टेंड टू गिव इन, गिव इन ज्यादा बेहतर लग रहा है, गिव अप नहीं, त्यागते नहीं, हम यील्ड कर देते हैं। इसका मतलब क्या है? यील्ड, आप झुक जाते हैं, मान जाते हैं। ठीक है, गिव इन बेहतर है, तो इसमें नो एरर है, सही है, इसमें सही फ्रेजल वर्ब यूज हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मेडिकल ट्रीटमेंट हियर इज वेरी एक्सपेंसिव,
दैट दे हैड टू सेल ऑफ देयर लैंड टू पे ऑफ, ठीक है, पे फॉर इट। मेडिकल ट्रीटमेंट यहाँ इतना महंगा है कि दे हैड टू, उन्हें अपनी लैंड जो है, मतलब भुगतान करने के लिए अपनी लैंड को बेचना पड़ा, ठीक है, अपनी जमीन को बेचना पड़ा। तो कौन सा जो ऑप्शन है यहाँ पर अंडरलाइन पार्ट को सब्स्टिट्यूट कर सकता है? देखो मोर एक्सपेंसिव इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि देन नहीं है, कंपैरिजन कहीं पर भी नहीं है। सो एक्सपेंसिव, सो के साथ कॉम्बिनेशन किसका होता है? दैट का। आप सो के साथ कॉम्बिनेशन किसका यूज करते हैं? दैट का। सो दैट, जिसको कैसे यूज करते हो आप? इतना बूढ़ा है कि अच्छे से चल नहीं सकता, इतनी गर्मी है कि बाहर नहीं निकला जा सकता, इतना मीठा है कि इसे खाया नहीं जा सकता, ठीक है। तो सो के साथ दैट का कॉम्बिनेशन होता है, ओके। और टू के साथ कॉम्बिनेशन टू का होता है, तो ये जो टू है, टू के साथ टू का कॉम्बिनेशन होता है, द टी इज टू स्वीट टू ड्रिंक, ठीक है। आप एक ही सेंटेंस को दोनों से बना सकते हो, बट कॉम्बिनेशन टू का किसके साथ होगा? टू के साथ। अब ये तो तीनों हट गए, तो क्वाइट एक्सपेंसिव एंड, बिल्कुल एक्सपेंसिव एक एडजेक्टिव है और इसकी डिग्री बताने का काम कौन कर सकता है? एडवर्ब। ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है। क्वाइट मतलब काफी हद तक, बहुत ज्यादा। मेडिकल ट्रीटमेंट यहाँ काफी हद तक महंगा है, क्वाइट एक्सपेंसिव, ठीक है। एंड दे हैड टू, एंड से जुड़ गया, क्वाइट एक्सपेंसिव के साथ दैट भी नहीं, एंड लगा दिया, तो आंसर हो गया हमारा 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें, टेकिंग केयर ऑफ द सिक, याद है आपको ये वाला कॉम्बिनेशन? द सिक वाला कॉम्बिनेशन कौन सा है? इस तरह की जो एडजेक्टिव्स हैं जिनको हम नाउन बना देते हैं, वो कौन से बनते हैं? द ओल्ड, द पुअर, द रिच, है ना, द यंग, ऐसे बनते हैं। ये सब कैसी नाउन हो गई? प्लूरल। तो टेकिंग केयर ऑफ द सिक इज इंपॉर्टेंट, जो बीमार लोग हैं उनका ख्याल रखना इंपॉर्टेंट है, बट व्हाट वी नीड इज यूनिवर्सल हेल्थ केयर। लेकिन जिस चीज की हमें जरूरत है वो क्या है? यूनिवर्सल हेल्थ केयर, दैट इक्विटेबल अलाउ एंड एक्सेसिबल हेल्थ केयर टू ऑल, दैट इक्विटेबल अलाउ एंड एक्सेसिबल हेल्थ केयर टू ऑल इररेस्पेक्टिव ऑफ सोशियो इकोनॉमिक एंड रूरल अर्बन डिफरेंसेस। मतलब हमें एक ऐसे यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम की जरूरत है जो कि कैसा हो? इक्विटेबल हो, है ना, जो कि क्या अलाउ करता हो? इक्विटेबल और एक्सेसिबल हेल्थ केयर टू ऑल। एक्सेसिबल मतलब जो पहुंच में हो, सबके लिए पहुंच में हो, है ना, उसका इस बात से कोई लेना देना नहीं हो कि भाई सोशियो इकोनॉमिक, भाई किसकी अर्थव्यवस्था कैसी है, कौन कितना अमीर है, गरीब है, शहर का है, गांव का है, ऐसा कोई डिफरेंस ना हो। अब इस गिवन अंडरलाइन पार्ट को हम कैसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? देखो, अब एंड से दो शब्द जुड़ रहे हैं, एंड से अलाउ और एक्सेसिबल थोड़ी जोड़ोगे, इक्विटेबल और एक्सेसिबल जोड़ सकते हो क्योंकि दोनों क्या है? एडजेक्टिव्स हैं। तो क्यों ना अलाउ को पहले लिख दे, है ना। तो दैट इक्विटेबली अलाउ, ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि अगर आप ऐसा कहेंगे दैट इक्विटेबली अलाउ, तो भी आपका जो वर्ब है वो बाद में आ रहा है ना। दैट अलाउज, अब देखो अलाउ आ रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये तो वैसे ही गलत हो गया था, ठीक है, क्योंकि आपका सब्जेक्ट क्या था यहाँ पर? यूनिवर्सल हेल्थ केयर। कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर। ये दैट इसके लिए आ रहा है, तो आने वाली वर्ब में क्या लगना चाहिए? एस और यस लगना चाहिए, सिंगुलर। तो अलाउ गलत हो गया, ये अलाउ भी गलत हो गया, कौन सा सही है? अलाउज। अलाउज इक्विटेबल एंड एक्सेसिबल हेल्थ केयर टू ऑल, अलाउज इक्विटेबल एंड एक्सेसिबल हेल्थ केयर टू ऑल, ठीक है। तो एंड से दो एडजेक्टिव्स जुड़ गए। बैंक्स मस्ट बी डिस्करेज्ड फ्रॉम एक्सपोजर टू लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स, क्या मतलब है इसका? बैंक्स को डिस्करेज कर देना चाहिए, मतलब हतोत्साहित कर देना चाहिए फ्रॉम एक्सपोजर टू लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स, कि वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स को ना ले, ठीक है, नहीं स्टार्ट करें। क्योंकि क्या कह रहे हैं? एंटेलिंग असेट लाइबिलिटी मिसमैच, क्योंकि उसमें असेट और लाइबिलिटी का बड़ा झोलझाल हो जाता है, मिसमैच हो जाता है। क्रिएटिंग सिस्टमैटिक रिस्क, और उससे क्या क्रिएट होता है? सिस्टमैटिक रिस्क क्रिएट होते हैं। तो इफेक्टिव रिफॉर्म इन बैंकिंग इन्वॉल्व्स द क्रिएशन ऑफ अ वाइब्रेंट कॉर्पोरेट डेट मार्केट। इसलिए जो बहुत ही प्रभावी सुधार होते हैं ना बैंकिंग सेक्टर में, बैंकिंग में, उसमें क्या क्या शामिल है? द क्रिएशन ऑफ अ वाइब्रेंट डायनेमिक कॉर्पोरेट डेट मार्केट। ऐसा एक डेट मार्केट जो है उसका क्रिएशन जरूरी है, उसको बनाया जाना चाहिए, ताकि सो दैट लॉन्ग जेस्टेशन प्रोजेक्ट्स गेट फंडेड इन इशूइंग बॉन्ड्स, ताकि बॉन्ड्स को इश्यू करा के जो लॉन्ग जेस्टेशन प्रोजेक्ट्स, मतलब जो लंबी अवधि के प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, उनको पैसा मिल सके, ये कहा जा रहा है यहाँ पर। अब ये जो अंडरलाइन पार्ट है इसको ठीक कैसे किया जाना चाहिए? देखो हम इसको कैसे कर सकते हैं,
एक वाइब्रेंट कॉर्पोरेट डेट मार्केट को बनाए जाने की बात हो रही है, तो रिफॉर्म तो नहीं आ सकता लास्ट में, क्योंकि अगर रिफॉर्म लास्ट में आ गया तो क्या हो जाएगा, रिफॉर्म ऑफ अ वाइब्रेंट कॉर्पोरेट डेट मार्केट। डेट मार्केट जो है ना, ये कॉर्पोरेट डेट मार्केट, इसको तो क्रिएट करने की बात हो रही है, रिफॉर्म की बात नहीं हो रही, तो रिफॉर्म तो आ नहीं सकता लास्ट में, ठीक है। अब बचे हमारे पास 3, है ना। अब देखो यहाँ पर अगर हम कहें इन्वॉल्व, कोई चीज जो इन्वॉल्व करती है बाय क्रिएशन, इन्वॉल्व बाय क्रिएशन ही इन्वॉल्व द क्रिएशन। आप क्या कहना चाह रहे हो, एक वाइब्रेंट कॉर्पोरेट डेट मार्केट का क्रिएशन, उसको बनाया जाना चाहिए, बाय एक्शन की जरूरत थोड़ी यहाँ पर, तो बाय नहीं आएगा, इसको काट दो, 2 कट गए, ठीक है। अब ये जो 1 और 3 है, इसमें मात्र प्रीपोजिशन का डिफरेंस है, यहाँ पर ऑफ आ रहा है और यहाँ पर इन आ रहा है। तो बच्चों रिफॉर्म के साथ प्रीपोजिशन तो दोनों चलते हैं, ऑफ भी चलता है, इन भी चलता है, लेकिन इन बेसिकली किसी एरिया के लिए आता है, जैसे बैंकिंग के बाद अगर सेक्टर टाइप कुछ होता है ना, तो ये ज्यादा अप्रोप्रिएट था। लेकिन सिंपली चेंजेस की बात कर रहे हो तो क्या बोलेंगे, आप कह रहे हैं इसलिए इफेक्टिव रिफॉर्म, बहुत प्रभावी सुधार ऑफ बैंकिंग, बैंकिंग के बहुत प्रभावी सुधार, उसमें क्या शामिल है, इन्वॉल्व, क्या शामिल करता है, इन्वॉल्व द क्रिएशन ऑफ इस टाइप का बैंक डेट मार्केट, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका 1, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा पैराजंबल का क्वेश्चन है, ओके। पैराजंबल का हमारा क्वेश्चन है, उसको देखते हैं क्या इसका आंसर होगा। फॉर एग्जाम्पल से सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पता ही नहीं किस चीज का एग्जाम्पल है, इसको ए से सेंटेंस नहीं स्टार्ट होगा, ए से कहीं स्टार्ट, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमें दे रखा है सी से सेंटेंस स्टार्ट होगा, तो हम एक काम करते हैं, ऑप्शन से चलते हैं और सी को ही पहले पढ़ लेते हैं। सी को जब हमने पहले पढ़ा तो इन्वेंटर्स डिफाई, डिफाई का मतलब होता है अवहेलना करना, मना करना, इनकार करना, है ना, कॉम्बैट करना। इन्वेंटर्स डिफाई डेफिनेशन, इन्वेंटर्स जो हैं वो इस डेफिनेशन को डिफाई करते हैं, और उसका परिणाम ये है कि दे आर फ्रीक्वेंटली डिफाइंड, इसलिए उनको बहुत बार बार उनको परिभाषित किया जाता है बाय व्हाट दे आर नॉट, जो कि वो नहीं है, ठीक है। वो डेफिनेशन को डिफाई करते हैं और इसका परिणाम ये है कि उनको बार बार जो वो नहीं है ना, उस रूप में उनको डिफाइन किया जाता है। सी से मेरा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब क्या करें, अभी साइंटिस्ट और इंजीनियर की बात हुई नहीं है, तो एक बार ए को पढ़ते हैं। क्या, फॉर एग्जाम्पल, दो देयर इज अ क्लोज रिलेशन बिटवीन इन्वेंशन एंड साइंस, कहा जा रहा है कि यद्यपि बहुत ही गहरा संबंध है किस किस के बीच में, आविष्कार और विज्ञान के बीच में, है ही भाई, साइंस और आविष्कार के बीच में तो बहुत ज्यादा क्लोज रिलेशन है ही है, एंड इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग में भी है। एन इन्वेंटर इज नॉट नेसेसरीली अ साइंटिस्ट और एन इंजीनियर, हालांकि इन्वेंशन, साइंस और इंजीनियरिंग में बहुत क्लोज रिलेशन है, लेकिन फिर भी इन्वेंटर जो है वो जरूरी नहीं है कि एक साइंटिस्ट या इंजीनियर हो। अब यहाँ पर देखो क्या कहा था कि वो डिफाइन करते हैं डेफिनेशन से, इसलिए उन्हें जो वो नहीं है वो उनको डिफाइन कर दिया जाता है, जैसा कि यहाँ फॉर एग्जाम्पल में ए दे दिया, जैसा कि ए में बताया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद अ साइंटिस्ट इज सेड टू बी अ डिस्कवरर, ठीक है। चलो एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं अपन सी ए का, सी ए का कॉम्बिनेशन कहाँ पर है, सी ए का कॉम्बिनेशन केवल यहाँ पर है और कहीं पर भी नहीं है, ऐसे ही चलता है, ये ऐसे ही देखना पड़ता है आपको, सी ए का कॉम्बिनेशन और कहीं पे भी नहीं है। उसके बाद क्या आएगा, एक वैज्ञानिक इज सेड टू बी अ डिस्कवरर, एक वैज्ञानिक को एक खोजकर्ता कहा जाता है, दैट इज समबडी, कौन होता है वो व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति हु बाय अक्यूट ऑब्जर्वेशन, अक्यूट मतलब बहुत ही सिवियर, बहुत ही गहरी ऑब्जर्वेशन करके, एंड ब्रिलियंट एनालिसिस, और चीजों का बहुत ही ब्रिलियंटली एनालिसिस करके, रिसर्च करके, इज एबल टू फाइंड एंड एक्सप्लेन समथिंग, वो इस काबिल बनता है कि किसी चीज को ढूंढ पाए और किसी चीज को एक्सप्लेन कर पाए, दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन नेचर, जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है नेचर में, वो तो होता है साइंटिस्ट, ठीक है। फिर बोला जा रहा है एन इंजीनियर ऑन दी अदर हैंड, अब इससे भी समझ सकते थे, यहाँ पर आ रहा है ऑन दी अदर हैंड, तो ऑन दी अदर हैंड कब आता, जब आप एक बात कह चुके होते, तो सबसे पहले आपने सी में बताया, फिर उसके बाद फॉर एग्जाम्पल ऐसा कि भाई इन्वेंटर, उसको जो वो नहीं है वो बताया जाता है, ऐसी उसकी डेफिनेशन दी जाती है। फिर आपने डी बोला, साइंटिस्ट के बारे में बात करी, और ऑन दी अदर हैंड उसके बाद में आएगा, ठीक है, ऑन दी अदर हैंड, राइट, तो आपका आ गया बी में। तो एन इंजीनियर ऑन दी अदर हैंड यूजेस एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, एक इंजीनियर क्या करता है, दूसरी ओर एग्जिस्टिंग जो है ऑलरेडी टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है उसको यूज करता है, एंड साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग टू डिजाइन बेटर ऑब्जेक्ट्स और प्रोसेसेस, नए नए ऑब्जेक्ट्स और बेटर प्रोसेसेस को डिजाइन करने के लिए। बट एन इन्वेंटर, लेकिन एक इन्वेंटर क्रिएट करता है समथिंग दैट हैड नेवर प्रीवियसली एग्जिस्टेड, तो साइंटिस्ट तो क्या होता है,
जो ऑलरेडी नेचर में जो चीजें हैं उनको ढूंढता है, उन पर रिसर्च करता है, लेकिन इन्वेंटर ऐसी चीज का आविष्कार करता है जो पहले कभी भी नहीं थी, ठीक है, प्रीवियसली जो एग्जिस्ट नहीं करती थी। आंसर हो जाएगा इसका सी, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, यहाँ पर आपका सेंटेंस है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का, नरेशन का ये क्वेश्चन है। सुशांत सेड टू द एल्डरली लेडी, मैडम यू कैन टेक माई प्लेस, आप मेरी जगह ले सकती हैं, एंड स्टैंड हियर इन द क्यू, और यहाँ पर मेरी जगह लाइन में खड़ी हो सकती हैं, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं। सुशांत गेव अप हिज प्लेस एंड सेड टू द एल्डरली लेडी दैट शी कैन, हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो टेंस बदलते हैं, कैन का कुड होना चाहिए था, गलत हो गया। सुशांत सेड टू द एल्डरली लेडी, बुजुर्ग लेडी से कहा, दैट ही कैन गिव हिज प्लेस, फिर से कैन को कुड में चेंज नहीं किया। सुशांत गेव अप हिज प्लेस इन द क्यू एंड सेड टू द एल्डरली लेडी दैट शी कैन, फिर से चेंज नहीं किया। सुशांत टोल्ड द एल्डरली लेडी, सुशांत ने उस बुजुर्ग महिला से कहा, दैट शी कुड टेक हिज प्लेस, देखो माई की जगह क्या आ गया, हिज, है ना, हिज प्लेस, एंड स्टैंड हियर की जगह क्या आ गया, देयर, देयर इन द क्यू। तो हमारा सही आंसर क्या बन गया बच्चों, डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आई एम गोइंग टू वॉक टू द मार्केट टू चेक विच शॉप्स आर ओपन, सेड अनंत, अनंत ने ऐसा कहा। फिर से डायरेक्ट इनडायरेक्ट का ये क्वेश्चन है, देखते हैं क्या इसका आंसर होगा। अनंत सेड दैट ही इज गोइंग, अब हम टेंस चेंज करते हैं। अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलते हैं। यहाँ पर आई एम गोइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यहाँ पर भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, काट दो। अनंत सेड दैट ही विल बी गोइंग, हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को बच्चों पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं। फ्यूचर कहाँ से आ गया। अनंत सेड दैट ही वेंट फॉर अ वॉक टू द मार्केट टू चेक विच शॉप्स वर ओपन, प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, पास्ट कहाँ से आ गया, केवल पास्ट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं। तो यहाँ देखो अनंत सेड दैट ही वाज गोइंग, इज गोइंग को किस में चेंज कर दिया, वाज गोइंग टू वॉक टू द मार्केट टू चेक विच शॉप्स आर को किस में चेंज कर दिया, वर में, ठीक है, टेंस बदल दिया। आंसर हो जाएगा बच्चों डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द प्लम्बर हैज नॉट येट फिक्स द लीकेज इन द टैप, प्लम्बर ने अभी तक जो लीकेज हो रही थी ना नल में उसको ठीक नहीं किया है। अगर आप लोग वो एरर वाली क्लासेस देख रहे हैं जो हम लाइव करते हैं, उसमें मैंने आपको स्टिल और येट में डिफरेंस समझाया था। स्टिल और येट में डिफरेंस, दोनों का मतलब क्या होता है, अभी तक या अब तक। लेकिन मैंने आपको कहा था स्टिल क्या बताता है, पास्ट से किसी एक्शन की कंटिन्यूटी बताता है कि तुम अभी तक वहीं रह रहे हो। और येट क्या बताता है, कुछ ऐसा जो अब तक हो जाना चाहिए था, जो अब तक हो जाना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं, हो जाना चाहिए था। तो हमारा जो ये वाला सेंटेंस है इसमें किसका यूज हुआ है, देखो येट का, है ना। तो अभी तक प्लम्बर को अब तक तो उस लीकेज को ठीक कर देना चाहिए था, लेकिन उसने अभी तक नहीं किया है, तो यहाँ पर हमने किसका यूज किया है बच्चों, येट का, ठीक है। तो ये सेंटेंस है हमारा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का। द प्लम्बर हैज नॉट येट फिक्स्ड, तो जब हमारे पास सेंटेंस में हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, उसको किस में चेंज किया जाता है, हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। मुझे ये ढूंढना है कहाँ पर है, ठीक है। तो हैज नॉट येट फिक्स, बच्चों यहाँ पर बीन नहीं आ रहा, यहाँ पर कहीं पे भी बीन नहीं आ रहा, और बिना बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के पैसिव वॉइस नहीं बन सकता, ठीक है। हैड नॉट, पहली बात तो हैड आ गया, टेंस ही चेंज कर दिया, हैड नॉट येट बीन, गलत हो गया। हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो टेंस बदलता है, लेकिन एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जब हम चेंज करते हैं तो टेंस नहीं बदलता है, ठीक है, टेंस नहीं बदलना। द लीकेज इन द टैप, लीकेज के लिए हैव थोड़ी आएगा, लीकेज तो सिंगुलर है ना, लीकेज के लिए हैज आएगा, तो हैज नॉट येट बीन, तो हैज बीन फिक्स्ड आ गया, और नॉट येट, येट एक एडवर्ब है, और नॉट यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस के लिए आंसर हो जाएगा डी, हमारा आंसर होगा डी। द रिसेंट इकोनॉमिक क्राइसिस has dealt a blow to the small business sectors causing many companies to shut down, ये यहाँ पर आपका एक ईडियम है जिसका मतलब होता है टू कॉज सिग्निफिकेंट हार्म और डैमेज, ठीक है, इसका मतलब होता है टू कॉज सिग्निफिकेंट हार्म
और डैमेज, जब हम किसी चीज को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं, ठीक है। तो जो रिसेंट इकोनॉमिक क्राइसिस आया ना, ये जो आर्थिक विपत्ति आई है, आपदा आई है, इसने बहुत ज्यादा डैमेज कर दिया है स्मॉल बिजनेस सेक्टर्स को, जिसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारी कंपनीज बंद हो गई, ठीक है, कॉजिंग मैनी कंपनीज टू शट डाउन, ठीक है, बहुत सारी कंपनीज तो बंद हो गई। तो अब इस ईडियम का जो मीनिंग है, क्या वो इम्प्रूव द सिचुएशन है, इम्प्रूव करा क्या सिचुएशन को, नहीं। ऑफर्ड फाइनेंशियल सपोर्ट, इकोनॉमिक क्राइसिस से फाइनेंशियल सपोर्ट कैसे करेंगे, कॉज्ड हार्म और सेटबैक टू, हाँ पीछे कर दिया, क्रिएटेड न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर, नो, ठीक है। अब इस तरह ज्यादा अगर आपको लगता है कि नहीं समझ आ रहा, ईडीएम कभी नहीं पढ़ा, तो देखो ये तीनों ए सी और डी तीनों पॉजिटिव मीनिंग दे रहे थे, ठीक है, ए बी और डी, फाइनेंशियल सपोर्ट देना, सिचुएशन को इम्प्रूव करना और अपॉर्चुनिटीज देना, तीनों पॉजिटिव वर्ड, पॉजिटिव सेंटेंसेस थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो फिर से एक पैरा जंबल का क्वेश्चन हमारे पास है, देखते हैं इसको। अब इसमें भी एक बार ऑप्शन देखते हैं बच्चों, हमारे लिए आसान हो जाएगा। ऑप्शन में क्या है, सारे जो ऑप्शन है बी से स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब इतना तो तय हो गया कि हमारा जो पैराग्राफ है वो बी से स्टार्ट होगा, ठीक है। बी में पढ़ते हैं क्या है, द कोकोनट इज अ फ्रूट ऑफ द कोकोनट पाम। कोकोनट पाम का एक फ्रूट है जिसको हम नारियल कहते हैं, कोकोनट कहते हैं। अ ट्री ऑफ द पाम फैमिली, और ये जो ट्री है वो पाम फैमिली का होता है, ओके। फिर कोकोनट्स प्रोबेबली ओरिजिनेटेड, अब सबसे पहले जब आपने इंट्रोड्यूस किया तो उसका ओरिजिन बताओगे ना, कि कह रहे संभावना है कि कोकोनट्स शायद ओरिजिनेट हुआ समवेयर इन इंडो मलया एंड आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ऑफ द ट्रॉपिक्स। आपने सबसे पहले बी में कोकोनट को क्या करा, इंट्रोड्यूस करा, फिर उसके बारे में बताया कि शायद ही कहाँ ओरिजिनेट हुआ होगा, सबसे पहले समवेयर इन इंडो मलया, और हो सकता है कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हो ट्रॉपिक्स की, है ना। तो उसके बाद डी, वाइल कोकोनट फ्लैश इज हाई इन फैट, कोकोनट का जो फ्लैश होता है ना, जिसको हम खाते हैं, खाया जाने वाला पार्ट, वो बहुत हाई होता है फैट में, एंड कैन बी ड्राइड, उसको सुखाया भी जा सकता है, ईटन फ्रेश, उसको फ्रेश भी खाया जा सकता है, अदर पार्ट्स ऑफ इट आर इक्वली यूजफुल। आप कह रहे हैं इसका फ्लैश तो यूजफुल है ही है, हाई है फैट में, उसको आप सुखा भी सकते हैं, जिसको आप डेसिकेटेड कोकोनट कहते हैं, जिसको गोला कहते हैं, नारियल नारियल को जब आप घिस के डालते हैं मिठाइयों में, है ना, और उसको फ्रेश भी खा सकते हैं। कह रहे हैं कि इसके और जो पार्ट्स है वो इक्वली यूजफुल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम द फ्लैश था, तो पहले फ्लैश को इंट्रोड्यूस करना जरूरी था, तो कॉम्बिनेशन किसका हुआ, सी का, तो सी का कॉम्बिनेशन बनाना जरूरी हो गया, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम द फ्लैश दे रखा है कि फ्लैश के अलावा, तो पहले फ्लैश को इंट्रोड्यूस करना जरूरी था, है ना। तो अपार्ट फ्रॉम द फ्लैश द लिक्विड ऑफ द नट इज यूज्ड एज अ ड्रिंक, फ्लैश के साथ साथ, खाए जाने के साथ साथ, उसमें जो लिक्विड होता है ना, नारियल पानी, उसको हम एक ड्रिंक के रूप में यूज करते हैं, एंड ऑल्सो एडेड टू बेवरेजेस, बेवरेजेस इसमें ड्रिंक्स आती हैं, ठीक है, जूसेस वगैरह आते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी डी सी ए, बी डी सी ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, द न्यू स्काई स्क्रेपर, द न्यू स्काई स्क्रेपर इन द सिटी सेंटर वॉज सो कॉन्स्पिक्यूअस दैट इट बिकेम अ लैंडमार्क विद इन डेज ऑफ इट्स कंप्लीशन। जो स्काई स्क्रेपर बना शहर में, है ना, वो इतना कॉन्स्पिक्यूअस था, कॉन्स्पिक्यूअस मतलब नोटिसेबल, जो इजीली नोटिसेबल है वो क्या है, ऑब्वियस है, ऑब्वियस है मतलब क्लियरली दिखता है, तो क्लियर है, विजिबल है, विजिबल है, ओवर्ट है, ओवर्ट है, ठीक है, एकदम खुला। इतना देखो यहाँ पर सो आ रहा है, तो मतलब इतना, इतना ऑब्वियस है, इतना स्पष्ट है कि दैट, कि ये बहुत जल्दी बन गया एक लैंडमार्क विद इन डेज ऑफ कंप्लीशन, है ना, इसके बनने के तुरंत बाद एक लैंडमार्क के रूप में जाना जाने लग गया शहर में। अब ये पूछ रहा है इसका एंटोनिम क्या है, इसका ऑपोजिट क्या है, तो बच्चों एट्रोशियस, एट्रोशियस और कैलस दोनों किस केस में आते हैं, अनप्लीजेंट के केस में आते हैं, पहली बात तो। लेकिन अनप्लीजेंट भी किस केस में, दिखने में भी भद्दा हो सकता है और बहुत ज्यादा डरावना भी हो सकता है। तो अनप्लीजेंट के लिए हमारे पास और वर्ड्स है, देखो, गास्ली, ग्रूसम, हॉरिफाइंग, डरावना। मान लो कोई एक्सीडेंट है, कोई मर्डर है, उसने मुझे अंदर तक हिला दिया, रोंगटे खड़े हो गए, तो आप कह सकते हैं हेरोइंग, है ना। आप उसी के लिए एक्सक्रूशिएटिंग कह सकते हैं।
एक्सक्रूशिएटिंग, आपको कोई चीज बहुत भद्दी लगी, ऑफुल है, ठीक है। गासली लिख लिया हमने, ग्रिसली लिख सकते हैं, GRISLY, ओके। अब देखो, जब हम कैलस की बात करते हैं तो कैलस किसके लिए आता है बच्चों? मर्सीलेस के लिए आता है, जिसके अंदर बिल्कुल भी दया का भाव नहीं है। अब जो मर्सीलेस है वो ब्रूटल होगा ना, क्रूर होगा, ब्रूटल होगा, बारबेरिक होगा, सेवेज होगा, जिसमें कोई दया नहीं है। दया नहीं है तो और क्या क्या हो सकता है? आप कह सकते हैं वो कोल्ड ब्लडेड, जैसे कोल्ड ब्लडेड मर्डर होता है, एकदम रूथलेस तरीके से किया गया मर्डर, तो कोल्ड ब्लडेड हो गया, रूथलेस हो गया। कोई सिंपैथी नहीं दिखाएगा तो आप कह सकते हैं अनसिंपैथेटिक हो जाएगा, रूथलेस हो जाएगा, ठीक है। अनप्लीजेंट के लिए वैसे हमारे पास और वर्ड्स हैं। अनप्लीजेंट के लिए नेस्टी है, नेस्टी है, ऑब्नॉक्शियस है, एकदम भद्दा, है ना, अबॉमिनेबल है, अबीजमल है, एबोरेंट है। ये सब भद्दे के लिए, अनप्लीजेंट के लिए वर्ड्स हमारे पास है, ठीक है। अब हमारे पास और जो वर्ड्स ऑप्शन में दे रखे हैं बच्चों, उनको देखते हैं एक बार। ऑस्टर, देखो ऑस्टर होता है जो बहुत ही ज्यादा सेल्फ डिसिप्लिन होता है, स्ट्रिक्ट होता है। जैसे अगर मैं बात करूं, योगीज हैं, बहुत संयमी जीवन जीते हैं, उनको बहुत लग्जरी और मटेरियलिस्टिक लाइफस्टाइल नहीं चाहिए। तो ऑस्टर मतलब ये लोग कैसी जिंदगी जिएंगे? ये होते हैं एब्स्टिनेंट, एब्स्टिनेंट, कम में जीते हैं, परहेज करते हैं, स्ट्रिक्ट लाइफ जीते हैं, इसलिए आप इनको कह सकते हैं ये स्ट्रिक्ट है। स्ट्रिक्ट है मतलब सेल्फ डिनाइंग है, खुद को मना करते हैं चीजों को यूज करने के लिए, लग्जरी को यूज करने के लिए, ठीक है। स्ट्रिक्ट लाइफस्टाइल जीते हैं। एस्थेटिक, मैंने अलग कलर इसीलिए लिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, तो अब उसी के चल रहे हैं सारे वर्ड्स। एस्थेटिक, ठीक है। सेल्फ सेक्रीफाइस करते हैं ये लोग, ओके। अब हम इससे रिलेट कर सकते हैं सैलिवेट वर्ड, ठीक है। तो सैलिवेट तो हो जाएगा एडजेक्टिव, और अगर हमारे पास वर्ड आता है सैलिबेसी, जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं ब्रह्मचर्य या ब्रह्मचारी। तो अ पर्सन हु हैज नेवर मैरिड एंड ही इज नॉट इंडल्ज इन एनी काइंड ऑफ सेक्सुअल रिलेशनशिप, इस तरह का कोई प्लेजर जो नहीं लेता है, नहीं किया है उसने, शादी नहीं की है, तो वो है सेलिबेसी और व्यक्ति कहलाएगा सेलिबेट। इस तरह के जो भी लोग होते हैं जो स्ट्रिक्ट लाइफ जीते हैं, बहुत सिंपल लाइफ जीते हैं, उनको स्पार्टन कहा जाता है। जैसे आपने कहा हमारा सीईओ, मैं उसके घर गया और मैंने देखा बड़ा साधारण सा उसका घर है ना, एक सोफा है, बेड है, छोटा सा फ्रिज है, टीवी, ऐसे करके बड़ा आम सा साधारण सा घर है, तो आप कहेंगे माय सीईओ लिव्स अ वेरी स्पार्टन लाइफ। स्पार्टन मतलब बहुत फ्रूगल, कम में जीते हैं। अब एक काम करते हैं, इससे रिलेट करते हैं कुछ वर्ड्स। अब ऐसे लोग जो कैसे होते हैं, सेंसुअलिस्ट। सेंसुअलिस्ट मतलब इनको तो प्लेजर चाहिए, इनको प्लेजर चाहिए। हमारे सेंसेस कितने होते हैं? 5, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। अब यही तो सारे डिस्ट्रैक्शंस हमारी जिंदगी में, और है क्या? मुझे मेरी आंखों को अभी मूवी देखना अच्छा लग रहा है और मैंने टाइम वेस्ट कर दिए 4 घंटे, मेरे कानों को अभी कुछ सुनना अच्छा लग रहा है, मैंने 2 घंटे बातें करने में वेस्ट कर दी, है ना। मेरी बॉडी को कुछ प्लेजर चाहिए तो मैंने उसमें टाइम वेस्ट कर दिया। ये सब तो हम एनर्जी वेस्ट करते हैं यहाँ पर। तो ऐसा व्यक्ति जिसको प्लेजर चाहिए हर चीज में, वो कौन होता है? सेंसुअलिस्ट होता है। इसके ऑपोजिट, ये सब स्ट्रिक्ट लाइफस्टाइल जीते हैं, ये सेंसुअलिस्ट है। ये सेंसुअलिस्ट है तो आप इनको कहेंगे हेडोनिस्ट, जिनके लिए प्लेजर ही सब कुछ होता है, वो हेडोनिस्ट होते हैं, ठीक है। साइबेराइट, इनके लिए प्लेजर सब कुछ होता है, ओके। हेडोनिस्ट, सेंसुअलिस्ट एंड साइबेराइट। अब हमारे पास एक वर्ड बचा है अननोटिसेबल। ये क्या था? कॉन्स्पिक्यूअस, जो इजीली नोटिसेबल है, ये अननोटिसेबल है। पूछा था हमसे, एंटोनिम आंसर हो गया अननोटिसेबल। जो अननोटिसेबल है वो कैसा है? छुप छुप कर किया गया, कुछ ऐसा जो छुप के किया गया। इधर देखो क्या था, इधर ओवर्ट था, तो इधर क्या लिख देंगे हम? कोवर्ट, जो छुप के किया जाता है, कोवर्ट, हिडन, छुपा हुआ है, ठीक है। कैमोफ्लेज, कैमोफ्लेज छुपा हुआ है, हिडन है, ठीक है। आपने किसी काम को सरप्टिशियसली किया है तो छुप कर किया है, सरप्टिशियसली किया है ना, और स्टेल्थीली किया है, स्टेल्थीली किया है मतलब छुप कर किया है, ठीक है।
ये सब आप वर्ड्स यूज कर सकते हैं। एक क्लैंडस्टीन, छुप कर की गई मीटिंग, जैसे क्लैंडस्टीन, क्लैंडस्टीन, ये सारे वर्ड्स किसके लिए, जो छुप करके आओ, ये सब क्या है, ओपन है। आई होप आपको ये सारे वर्ड्स पहले भी क्लियर हुए होंगे जब हमने क्लासेस की थी। ठीक है, आंसर हो जाएगा अननोटिसेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगेन एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, he was driving the car so fast that it skidded on the snowy road। skid का मतलब होता है बच्चों आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना, बेकाबू हो जाना। ठीक है, अब एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में टेंस नहीं बदलता। पहली बात, he was driving the car, was driving को किस में चेंज करेंगे, was being driven में। ऐसा ढूंढना है हमें कहां पर है, was being driven। ठीक है, तो लेट्स सी, द कार हैज बीन ड्रिवन। देखो यहाँ पर कहीं हैज है ही नहीं, गलत हो गया, हैज बीन ड्रिवन। द कार वॉज ड्रिवन, कंटिन्यूटी तो है ही नहीं, कंटिन्यूअस को कंटिन्यूअस में तो बदलोगे, गलत हो गया। हैड बीन ड्रिवन, हैज हैड कहीं है ही नहीं। वॉज बीइंग ड्रिवन यहाँ पर आ रहा है, देखो वॉज बीइंग ड्रिवन, द कार वॉज बीइंग ड्रिवन बाय हिम सो फास्ट दैट इट स्किडेड ऑन द स्नोई रोड, है ना, बर्फ थी रोड पर तो उस पर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई गाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है। आई डोंट लाइक पीपल टेलिंग मी व्हाट टू डू। मुझे पसंद नहीं है लोगों का मुझे ये कहना कि तुम ये करो वो करो। मतलब अगर मुझे कोई ये कहे कि तुम ये करो वो करो तो मुझे पसंद नहीं है। मुझे इसको किस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस में। भाई पैसिव वॉइस के लिए किसकी जरूरत होती है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए ही चाहिए पैसिव वॉइस के लिए, बिना इसके पैसिव वॉइस बन नहीं सकता। तो आई डोंट लाइक इट व्हेन पीपल आर टेलिंग मी व्हाट टू डू, यहाँ पर कहीं पे भी नहीं है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई डोंट लाइक बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू, बीइंग टोल्ड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर है, लेकिन फिर भी देखेंगे बाकी की। टेलिंग मी व्हाट टू डू इज व्हाट आई डोंट लाइक, इसमें कहीं बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है। आई डोंट लाइक पीपल व्हेन दे टेल मी व्हाट टू डू, एक्टिव वॉइस ही है, पैसिव केवल एक है बी। आई डोंट लाइक बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू, है ना, मुझे कहा जाना पसंद नहीं है लोगों का कि तुम ये करो। नरेशन का ही क्वेश्चन है बच्चों। He requested the boss to let him go on with his project। यहाँ पर go on का मतलब क्या है, to let him go on मतलब keep going, continue। तो मैंने अपने बॉस से रिक्वेस्ट करी कि मुझे इस प्रोजेक्ट के साथ गो ऑन करने दे, कंटिन्यू करने दे। तो जो डायरेक्ट स्पीच रही होगी वो क्या रही होगी, अब हम इसको कई तरह से देख सकते हैं। यहाँ पर देखो रिक्वेस्टेड आ रहा है, रिक्वेस्टेड आ रहा है तो उसने कुछ कहा होगा, प्लीज जैसे वर्ड्स, एक तो ये रहा प्लीज, एक ये रहा प्लीज। इन दोनों को देख लेते हैं। पहले देखते हैं ए, ही सेड टू द बॉस यू बेटर लेट मी गो ऑन विद माय प्रोजेक्ट। क्या ही ने बॉस से ये कहा होगा यू बेटर लेट मी, मतलब उसको एक सजेशन दिया होगा। बताओ, बॉस से तो ऐसे बात नहीं करेगा ना, यू बेटर लेट मी। अगर ऐसा होता तो एडवाइस आता, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते तो एडवाइस आता, गलत हो गया, ये होगा नहीं इसका आंसर। ही टोल्ड द बॉस, उसने बॉस से कहा प्लीज गो ऑन विद माई प्रोजेक्ट, मतलब उसने बॉस से कहा कि आप मेरे प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करो, जबकि उसने बॉस से कहा कि आप मुझे इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करने दो। ये तो गलत हो गया, प्लीज गो ऑन, ये तो आप उसको क्या कर रहे हो, उसको ऑर्डर कर रहे हो बॉस को कि तुम इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करो, गलत हो गया। ठीक है, ही टोल्ड द बॉस गो ऑन विद माय प्रोजेक्ट प्लीज, कि आप मेरे प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करो प्लीज, ये भी गलत हो गया। ही सेड टू द बॉस, उसने बॉस से क्या कहा कि लेट मी गो ऑन, मुझे कंटिन्यू करने दो विद माय प्रोजेक्ट प्लीज। ठीक है, मेरे प्रोजेक्ट के साथ मुझे कंटिन्यू करने दो, ये इसका आंसर। ये डायरेक्ट स्पीच रही होगी, इसको इनडायरेक्ट में चेंज कराया आपने। ठीक है, नेक्स्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहां से देखो स्टार्ट हो रहा है अब आपका वो पार्ट जो पहले नहीं पूछा जाता था। ठीक है, इट डिड नॉट सीम पॉसिबल दैट ही कुड बी मिस्टेकन, ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा, ऐसा नहीं लग रहा, संभव नहीं है दैट ही कुड बी मिस्टेकन, कि उससे कोई गलती हुई हो, कि उससे कोई गलत फहमी उसको हुई हो, ऐसा नहीं लग रहा है। द अंडरलाइन क्लॉज इन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये जो अंडरलाइन क्लॉज है वो किसका एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हमें ऑप्शन में दे रखा है वो एडवर्ब क्लॉज है, नाउन क्लॉज है, वर्ब क्लॉज है या एडजेक्टिव क्लॉज है। अब मैं ये मानकर चल रही हूँ बच्चों कि आपको इतना तो पता है कि नाउन कैसे काम करता है। नाउन क्या होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इनके नाम को आप क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, है ना।
अब प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन क्लॉज वैसे कुछ नहीं होता है ना, प्रोनाउन क्लॉज प्रोनाउन फ्रेज कुछ नहीं होता। एडजेक्टिव क्या होता है? जो किसी नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है। एडवर्ब क्या होता है? जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, उसको आप एडवर्ब कहते हैं। वही सेम चीज है, बस उस डेफिनेशन को ध्यान रखो आप। अब रही बात क्लॉज क्या है, तो क्लॉज बेसिकली कुछ नहीं है। क्लॉज क्या होता है? एक वाक्यांश, छोटा वाक्य होता है, एक स्मॉल सेंटेंस, जिसमें क्या होता है? एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का होना जरूरी होता है। एक सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी होता है। अब अगर ये जो क्लॉज है, अगर ये नाउन का फंक्शन करता है तो उसको आप क्या कह दोगे? नाउन क्लॉज। वही अगर एडजेक्टिव का फंक्शन करता है तो उसे क्या कहोगे? एडजेक्टिव क्लॉज। वही अगर एडवर्ब का काम करता है तो उससे क्या कहोगे? एडवर्ब क्लॉज। सिंपल सी बात है ना? लेकिन मैं यहाँ आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। जरा देखिए, अगर हमने सेंटेंस लिया, जैसे मान लो मैंने कहा आई डोंट नो, आई डोंट नो वेयर शी गोज। ठीक है, यहाँ एक बार ध्यान से देखना, मैं यहाँ क्या क्या लिख सकती हूँ। आई डोंट नो राहुल, ठीक है, आई डोंट नो हिज नंबर, मुझे उसका नंबर नहीं पता है। बेसिकली ये जगह किसकी है? ध्यान से देखोगे ना अगर आप, तो ये जगह किसकी है? ये जगह है समथिंग और समबडी। आई डोंट नो राहुल, मैंने कहा मैं राहुल को नहीं जानती। आई डोंट नो हिज नंबर समथिंग, मैंने कहा मैं उसका नंबर नहीं जानती, मुझे नहीं पता। ये किसकी जगह है? समथिंग और समबडी। अब आपको बहुत अच्छे से पता है ना कि किसी व्यक्ति और वस्तु को आप किससे डिनोट करते हो? नाउन से। अब जब नाउन में एक शब्द था, कोई दिक्कत नहीं है। नाउन में एक व्यक्ति का नाम था, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नाउन में क्या आ गया? एक सब्जेक्ट और वर्ब भी आ गया। अब आपका समथिंग क्या है बताओ? मैंने कहा आई डोंट नो समथिंग, मेरा समथिंग क्या है? आई डोंट नो वेयर शी गोज, जहां वो जाती है वो मुझे नहीं पता। तो वो जहां जाती है वो चीज मुझे नहीं पता, तो मेरा अब समथिंग क्या है? वेयर शी गोज। जो कि दो वाक्य किससे जुड़ रहे हैं? वेयर से। अब ये शी क्या है? शी सब्जेक्ट और वर्ब। तो ये पूरा का पूरा क्लॉज जिसमें एक सब्जेक्ट और वर्ब है, ये क्या बन गया? क्लॉज। अब क्योंकि किसका काम कर रहा है? नाउन का, तो इसको क्या बोल दोगे आप? नाउन क्लॉज। अब आपको ये बात पता है कि नाउन एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का काम करती है, ठीक है? तो क्या आप किसी क्लॉज को, नाउन क्लॉज को सब्जेक्ट भी बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हैं। देखो, जैसे मान लो आपने कहा what she said, what she said is not understood by me। अब मैंने क्या कहा? what she said, जो कुछ भी उसने कहा is not understood by me, तो क्या फिर से ये जगह किसकी बनी? something की। मैंने कहा something is not understood by me, वो something क्या है? something की जगह क्या आएगा? नाउन। अब क्योंकि इसमें देखो एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, तो इसको क्या कह देंगे हम? नाउन क्लॉज कह देंगे, ठीक है? तो इस तरीके से कोई भी एक शब्दों का समूह जिसमें एक सब्जेक्ट और वर्ब होता है, लेकिन वो काम वही करता है जो एक नाउन करती है, तो उस तरह के क्लॉज को आप क्या कह दोगे? नाउन क्लॉज कह दो, ठीक है? हम इसको डिटेल में फिर पढ़ेंगे, बट मैं अभी कोशिश कर रही हूँ आपको कि मैं थोड़ा थोड़ा समझा दूँ, ठीक है? ये तो हो गया आपका नाउन क्लॉज। अब रही बात एडजेक्टिव क्लॉज की। जैसे मान लो मैंने लिखा द बुक दैट आई borrowed from the library was very interesting, was very interesting, ठीक है? अब देखो, एक बार के लिए एक काम करो, उसको मत पढ़ो, दैट आई borrowed from the library, इसको मत पढ़ो। अब आपका सेंटेंस क्या बना? द बुक वॉज इंटरेस्टिंग। अब मैंने किसको इंट्रोड्यूस किया है मेरे सेंटेंस में? बुक को। बुक क्या है? वस्तु, एक थिंग है ना? थिंग मतलब नाउन है। नाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है?
नाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को एडजेक्टिव कहा जाता है। लेकिन अगर एक शब्दों का समूह इस नाउन की विशेषता बता रहा है, एक शब्दों का समूह अगर इस नाउन की विशेषता बता रहा है, तो बुक, कौन से बुक, दैट आई बोरोड, फिर इसमें क्या आ गया, सब्जेक्ट और वर्ब। अब ये क्या बन गया, क्लॉज। लेकिन ये पूरा का पूरा किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का, तो उसको क्या कहते हो, एडजेक्टिव क्लॉज। कौन सी किताब, द बुक दैट आई बोरोड फ्रॉम द लाइब्रेरी, वो किताब जो मैंने लाइब्रेरी से ली थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। तो किताब की विशेषता एक शब्द नहीं बता रहा, शब्दों का समूह बता रहा है जिसमें एक वर्ब और एक सब्जेक्ट है, उसको क्या कहोगे आप, क्लॉज। लेकिन अगर वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो उसे क्या कह दोगे, एडजेक्टिव क्लॉज। सिंपल सी बात है, ठीक है। चलो एडवर्ब क्लॉज देखते हैं। मैंने बोला आई विल फॉलो यू वेर एवर यू गो, ठीक है। एक सेंटेंस मैंने लिखा, यू कैन सिट हियर। अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग इस क्लास को देख रहे हैं तो डोंट जज इट, बिकॉज टू अंडरस्टैंड द रियल फंक्शंस ऑफ फ्रेजेस एंड क्लॉजेस यू मस्ट हैव अ डीप एंड वेरी गुड नॉलेज ऑफ ऑल द टॉपिक्स ऑफ ग्रामर। आपको नाउन अच्छे से आना चाहिए, एडजेक्टिव अच्छे से आना चाहिए, एडवर्ब अच्छे से आना चाहिए, तब जाके आप इनके क्लॉजेस और फ्रेजेस को समझ पाओगे। क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता कि एडवर्ब क्या काम करता है तो आप एडवर्ब क्लॉज को कैसे समझोगे, ठीक है। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि एडवर्ब क्या काम करता है। एक एडवर्ब, एक एडवर्ब किसी एडजेक्टिव, किसी वर्ब और किसी अनदर एडवर्ब के मीनिंग में, इनके मीनिंग में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करता है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करता है, ठीक है। अब जैसे वर्ब है मान लो, तो वर्ब का क्या क्या बता सकता है ये, भाई किसी काम को कैसे किया गया, तो कैसे मीन्स मैनर बताएगा किसी काम को करने का, ठीक है। कहाँ किया गया, प्लेस बताएगा, कब किया गया, टाइम बताएगा, ठीक है। कितनी बार किया गया तो फ्रीक्वेंसी बताएगा वर्ब की, है ना। कितना तो डिग्री हो जाएगा, डिग्री किसकी, एडजेक्टिव की। तो मैनर, प्लेस, टाइम, फ्रीक्वेंसी और डिग्री बताने का काम कौन करता है, एडवर्ब करता है। चलो देखते हैं। आई विल फॉलो यू, अब अगर मैं पूछूं कहाँ, आई विल फॉलो यू कहाँ, वेयर, तो देखो वेयर का जवाब दे रहा है, वेयर मतलब टाइम, ठीक है। तो वेयर का जवाब दे रहा है। कभी आप खुद सोचो, वेयर कभी एडजेक्टिव बता सकता है, वेयर तो स्थान बताएगा ना, एडजेक्टिव तो विशेषताएं होती, कोई चीज कैसी है ना, कोई चीज कैसी है, अच्छी है, बुरी है, कोई व्यक्ति ईमानदार है, लंबा है, छोटा है, बेईमान है, धोखेबाज है ना, ये इन सब चीजों के बारे में एडजेक्टिव बताता है। लेकिन एडवर्ब का काम क्या है, एडवर्ब क्या बताता है आपको, किसी काम को करने का तरीका, मैनर, प्लेस, टाइम। तो किसका जवाब देगा, हाउ का, व्हेन का, वेयर का, हाउ मच का, हाउ ऑफन का, ऐसे सारे सवालों का जवाब एडवर्ब देगा, ठीक है। तो अगर मैंने पूछी लोकेशन, आई विल फॉलो यू कहाँ, आई विल फॉलो यू वेयर एवर यू गो। अब ये क्लॉज है, क्लॉज है, तो मुझे ये भी देखना है कि इसमें एक सब्जेक्ट है क्या, हाँ है, वर्ब है, हाँ है। अब ये क्या बन गया, क्लॉज। लेकिन ये किसी नाउन प्रोनाउन की विशेषता नहीं बता रहा, ये तो वेयर का जवाब दे रहा, तो इसको क्या बोल दोगे आप, एडवर्ब क्लॉज, ठीक है। यू कैन सिट हियर, कहाँ भाई, कहाँ बैठ सकते हो तुम, तो ये किसका जवाब दे रहा है, वेयर, कहाँ, कहाँ बैठ सकते हो, यहाँ। क्या मैं ये कह दूं, यू कैन सिट, यू कैन सिट वेयर एवर यू वॉन्ट, जहां तुम चाहो वहां बैठ सकते हो। तो सेम वेयर का जवाब ये भी हुआ और ये भी हुआ। अब क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट और वर्ब है तो इसको क्या कह दोगे आप, एडवर्ब क्लॉज कह दोगे, इसको आप एडवर्ब क्लॉज कह दोगे। बात समझ आई आपको, ठीक है। तो अगर हमने देख लिया नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज क्या है। अब वर्ब क्लॉज में सिंपली कुछ नहीं है, वर्ब क्लॉज में सिंपली क्या आएगा आपका, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है, ठीक है। जैसे वर्ब क्लॉज में सिंपली एक वर्ब होगी, जैसे शी सिंग्स है, वर्ब क्लॉज का मतलब क्या हो गया, जैसे इज सिंगिंग, जिसमें एक से ज्यादा वर्ब्स है, हैज बीन डन, इसमें एक से ज्यादा वर्ब्स है, सिंपल ये जो वर्ब है, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या था, दैट ही कुड बी मिस्टेकन, आई डिड नॉट, इट डिड नॉट सीम पॉसिबल दैट, ठीक है। तो देखो, इट डिड नॉट सीम पॉसिबल दैट ही कुड बी मिस्टेकन, जो भी आपका क्लॉज
दैट से जुड़ता है यूजुअली, ठीक है। इट डिड नॉट सीम पॉसिबल दैट के बाद क्या है, समथिंग, समथिंग क्या है, दैट ही कुड बी मिस्टेकन, ऐसा बिल्कुल भी प्रतीत नहीं होता है कि ही कुड बी मिस्टेकन, उसको गलत फहमी हुई थी कि, है ना, दैट समथिंग। अब खुद सोचो, अगर मैं इसको एडवर्ब क्लॉज कहूं तो ये किस वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, किसके बारे में कुछ भी बता रहा है, किसी के बारे में नहीं बता रहा। अगर मैं इसको एडजेक्टिव क्लॉज कहूं तो किस नाउन प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है, किसी की नहीं बता रहा, है ना। वर्ब ये है नहीं, ये समथिंग की जगह आ रहा है। भाई आपने कहा आई वॉन्ट टू से दैट, अब दैट के बाद में कुछ समथिंग बोलूंगी ना मैं, ठीक है। तो इस समथिंग की जगह, जहां पर भी समथिंग होता है आप उसको क्या बोलोगे कि वो क्या है, नाउन क्लॉज। और वैसे भी दैट से जो स्टार्ट होगा उसको आप क्या बोलोगे, नाउन क्लॉज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The project team became completely dysfunctional after the sudden departure of the team leader. Departure मतलब प्रस्थान कर लिया, छोड़ के चला गया। टीम लीडर के जाने के बाद, तुरंत टीम लीडर के जाने के बाद प्रोजेक्ट टीम बिकेम कंप्लीटली डिसफंक्शनल। प्रोजेक्ट टीम कैसी हो गई, डिसफंक्शनल, मतलब डिसऑर्डर हो गया, केओस हो गया, कुछ अच्छे से नहीं चल रहा था, ठीक है, बिगड़ गया, सब कुछ खराब हो गया। इसका बताना है सिनोनिम, डिसफंक्शनल। अब डिसफंक्शनल हुआ तो ऑपरेटिव थोड़ी हुआ, ऑपरेटिव का मतलब तो फंक्शनल होता है कि मतलब उसके जाने के बाद सब अच्छे से चल रहा था, नहीं। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा सारा, ये भी नहीं होगा। हारमोनियस का मतलब होता है बहुत मधुर, मेलोडियस, ठीक है, मेलोडियस, मधुर, एकदम एकदम बहुत सुरीला, ठीक है। अब अगर मैं कहूं हम सबके बीच में रिलेशन कैसा है, इन अकॉर्ड, मतलब सबकी सहमति होती है, तो हम सबके बीच में रिलेशन कैसा है, हारमोनियस, शांति, शांति प्रिय रिलेशन है हम सबके बीच में। किसी ने गाना गाया, उसके सब वो लय ताल सब कुछ बिल्कुल हारमोनी में है, मतलब एक उसमें है, रिदम में है, तो उसको क्या बोलोगे आप, सिम्फोनिक बोलोगे, है ना। और जब सब कुछ बेमेल है, कुछ भी एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं, उसे क्या कहते हैं, इनकॉन्ग्रुअस कहते हैं, इनकॉन्ग्रुअस। तो हमने कहा भाई हमारा इतना बड़ा परिवार है और हम सबके बीच में क्या हारमोनी है, शांति है, बोलेंगे। किसी ने गाना गाया और बहुत अच्छे से सुर लय ताल सब अच्छा है, जहां पर पिच हाई होनी चाहिए हाई है, सब बढ़िया है, ऐसे गाने को क्या बोलोगे, हारमोनियस, मेलोडियस, सिम्फनी, है ना। सिम्फनी, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, कैकोफनी। ऐसी आवाज जो मेरे कानों को सुनना अच्छा नहीं लग रहा, वो कैकोफनी हो जाएगा, ठीक है। इम्पेयर्ड का मतलब क्या होता है, डिफेक्टिव, और डिफेक्टिव बेकार हो गया, खराब हो गया, फ्लॉड, त्रुटियां आ गई उसके अंदर, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, इम्पेयर्ड। डिसफंक्शनल है मतलब खराब हो गई पूरी टीम, ठीक है, प्रोजेक्ट टीम बिगड़ गई। अब वाइल्ड और हाफ ट्रेन्ड हॉर्स और बुल, ये ट्रेन्ड भी हो सकता है, टेम्ड भी हो सकता है। टेम्ड का मतलब होता है कंट्रोल्ड। तो अगर कोई जानवर है जो जंगली था, उसको आपने ट्रेनिंग दे दी, उसको आपने कंट्रोल करके पालतू बना लिया, तो अ वाइल्ड और हाफ ट्रेन्ड हॉर्स और बुल, इसके लिए वन वर्ड चाहिए, क्या होगा, मेटिनी का मतलब होता है एन आफ्टरनून परफॉर्मेंस ऑफ अ प्ले और फिल्म, एन आफ्टरनून परफॉर्मेंस, एन आफ्टरनून परफॉर्मेंस ऑफ अ प्ले और फिल्म, उसको आप क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मैटिनी, ठीक है, मैटिनी कहेंगे। एब्रीविएशन होता है बच्चों शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, छोटा रूप। अब कोई भी, जैसे कोई एक लंबा आर्टिकल है, उसको मैंने क्या कर दिया, छोटा कर दिया, छोटा कर दिया तो क्या कर दिया, उसको ब्रीफ कर दिया, उसको अब्रीविएटेड कर दिया, उसको एब्रिज्ड कर दिया, छोटा कर दिया ना, उसको समराइज कर दिया, ठीक है, समराइज कर दिया, छोटा कर दिया, शॉर्ट फॉर्म। और अगर आपको वर्ड पूछा जाता है एक्रोनिम, तो एक्रोनिम क्या होता है, किसी बड़े नाम की स्पेलिंग्स का पहला पहला लेटर, जैसे एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, तो ये जो वर्ड्स हैं उनके पहला पहला लेटर ले लिया, जैसे नासा, ठीक है, जैसे यूनेस्को, उसको क्या कहते हो आप, एक्रोनिम कहते हो, जब आप पहला पहला लेटर लेते हो। कैप्साइज का मतलब होता है पानी में, पानी में पलट देना, कैप्साइज, ठीक है। ब्रॉम को बोला जाता है अ वाइल्ड और हाफ ट्रेन्ड हॉर्स को, इसकी एक स्पेलिंग और मिलेगी आपको,
दोनों ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, ठीक है। ब्रॉनको आंसर हो गया आपका ए। नेक्स्ट देखिए, ही वॉज ऑफन इन द आई ऑफ द स्टॉर्म ऑफ कांग्रेशनल डिबेट्स रिलेटेड टू यूएस ट्रूप विड्रॉल्स फ्रॉम वियतनाम। अब यहाँ पर अंडरलाइन जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, जो इडियम है, उसका मीनिंग हमें बताना। इन द आई ऑफ द स्टॉर्म, जब कभी ऐसा कुछ आता है ना, आप वर्ड मीनिंग पे जाया करो। स्टॉर्म क्या होता है? जब आप बात करते हैं किसी प्रकार के हरिकेन या साइक्लोन की, है ना, एक हरिकेन है या साइक्लोन है, कैसा होता है? ऐसे भंवर बन जाता है, बवंडर, है ना। स्टॉर्म, आंधी तूफान आ रहा है, बीच में क्या बन गया इसका? बीच में बन गया, देखो, सेंटर, बीच में बन गया सेंटर, ये क्या बन गई? आई। इसको क्या बोलोगे? आई। अब आप ऐसे किसी स्थिति में हो, तो बताओ कैसी स्थिति में हो? बहुत ही ज्यादा मुश्किलों में हो, आप बहुत प्रॉब्लम में हो, तो प्रिवेंट समवन और समथिंग फ्रॉम मूविंग फ्रीली, आप किसी व्यक्ति को फ्रीली मूव करने से रोक रहे हो क्या? नहीं। शो फेवरेटिज्म टुवर्ड्स समवन और समथिंग, फेवरेटिज्म का मतलब क्या होता है? भाई भतीजावाद, कि मैं अपने लोगों को अपने सेक्टर में लाना चाहूँ, औरों को मौका ना दूं, ठीक है। क्या ये इसका मतलब है? नहीं। टू मेक समवन सीम टू बी अ बैड पर्सन, किसी व्यक्ति को आप गंदा आदमी ठहराना चाह रहे हो? नहीं। आंसर होगा इन द मिडिल ऑफ अ डिफिकल्ट सिचुएशन, आप एक बहुत बड़ी मुसीबत के केंद्र में हो, बीच में हो, ठीक है। नेक्स्ट, देयर वॉज नथिंग ही वुड नॉट डू इफ ओनली ही माइट मेक अ प्रॉफिट। इस सेंटेंस का मतलब है कि अगर उसे लाभ कमाना होता तो वो कुछ भी कर सकता था इसके लिए, अगर उसे लाभ कमाना होता तो वो कुछ भी कर सकता था, है ना। अब ये पूछ रहा है कि ये जो गिवन आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, क्या ये एडजेक्टिव क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है, नाउन क्लॉज है, रिलेटिव क्लॉज है, ठीक है। तो देखो, जो आपका एडजेक्टिव क्लॉज है ना, एडजेक्टिव क्लॉज और रिलेटिव क्लॉज, ये दोनों क्या होते हैं? बिगिंस विद अ रिलेटिव प्रोनाउन, है ना। हालांकि रिलेटिव क्लॉज में रिलेटिव एडवर्ब भी आ जाएगा, रिलेटिव एडवर्ब। अब रिलेटिव एडवर्ब में क्या क्या आता है? वाई आता है, व्हेन आता है, वेयर आता है, हाउ आता है। अब देख लो वही बात, हाउ क्या बताएगा? मैनर, किसी काम को कैसे किया गया। वेयर क्या बताएगा? प्लेस। व्हेन क्या बताएगा? टाइम, कब किया गया। वाई क्या बताएगा? रीजन। ये तो सब काम करता है एडवर्ब, है ना, ये सब काम करेगा। अच्छा, एडजेक्टिव क्लॉज में कौन कौन से रिलेटिव प्रोनाउन आते हैं? व्हाट आता है, हु आता है, whom आता है, whose आता है, that आता है, which आता है। ये सब किससे स्टार्ट होते हैं? एडजेक्टिव क्लॉज इन सब से स्टार्ट हो, ठीक है। एडवर्ब क्लॉज वही। अच्छा, रिलेटिव क्लॉज में क्या आ गया? ये दोनों, इनसे भी स्टार्ट होगा और इनसे भी होगा, कारण ये केवल रिलेटिव क्लॉज है, ये नहीं बता रहा कि कौन सा एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, ठीक है। अब रही बात नाउन क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज की, तो नाउन क्लॉज किससे स्टार्ट होता है? मैंने आपको बताया था, ज्यादातर दैट से, व्हाट से, इनसे स्टार्ट होगा, और ये किसका काम करेगा? समबडी और समथिंग का। एडवर्ब क्लॉज क्या क्या बताता है? रीजन बताता है ना, रीजन बताता है, रिलेशन बताता है, ये सब बताता है एडवर्ब क्लॉज। तो अब पूछा है आपसे, देयर वाज नथिंग ही वुड नॉट डू, ऐसा कुछ भी नहीं था जो वो नहीं करे, मतलब वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता अगर वो प्रॉफिट कमाना चाहता, अगर उसे लाभ कमाना होता तो वो कुछ भी कर सकता था। तो इफ से रीजन बता रहे हैं ना, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? एडवर्ब क्लॉज, है ना। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि इफ ओनली ही माइट मेक अ प्रॉफिट, इस ये जो पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है किसी भी नाउन प्रोनाउन की विशेषता नहीं बता रहा, इसलिए एडवर्ब क्लॉज नहीं हो सकता, ठीक है। ये समथिंग की जगह पर नहीं आ रहा, इसलिए ये नाउन क्लॉज नहीं हो सकता, रिलेटिव क्लॉज नहीं होगा, ये आपका बन जाएगा एडवर्ब क्लॉज, ठीक है। किसको मॉडिफाई कर रहा है? वर्ब को। देयर वाज नथिंग ही वुड नॉट डू, ठीक है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई द वर्ड दैट इज रॉन्गली स्पेल्ड, आपको उस स्पेलिंग को चूज करना है जिसकी स्पेलिंग गलत है, उस वर्ड को चूज करना है। कैरियर सही है, कैरिंग सही है, केमिस्ट सही है, इसमें एक ही आर आएगा, चर्पी, ठीक है, CHIRPY, चर्पी। चर्पी का मतलब होता है बच्चों वेरी हैप्पी एंड चीयरफुल, हैप्पी एंड चीयरफुल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं,
हमारे पास एक पैसेज है, इसको हम एक बार आराम से रीड करते हैं, फिर इसके क्वेश्चंस देखेंगे। फॉर डिकेड्स, दशकों से, आवर सिटीजन्स हैव बीन क्रिस क्रॉसिंग, हमारे जो नागरिक हैं, हैज बीन क्रिस क्रॉसिंग मतलब आते जाते रहते हैं, ठीक है। द क्रॉसिंग द इंडियन ओशन, क्रॉस करते रहते हैं इंडियन ओशन को, इन सर्च ऑफ, किसकी तलाश में, नॉलेज की तलाश में। पिछले साल ऑस्ट्रेलिया वॉज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलर स्टडी डेस्टिनेशन फॉर इंडियन स्टूडेंट्स, भारतीय बच्चों के लिए ऑस्ट्रेलिया सेकेंड मोस्ट पॉपुलर स्टडी डेस्टिनेशन था, जहां बच्चे जाकर पढ़ना चाहते थे। 60,000 केम टू ऑस्ट्रेलिया, 60,000 बच्चे ऑस्ट्रेलिया आए टू लर्न, सीखने के लिए। थ्रू द गवर्नमेंट्स न्यू कोलंबो प्लान, गवर्नमेंट का न्यू कोलंबो प्लान है, ठीक है। गवर्नमेंट का ये जो न्यू कोलंबो प्लान है ना, इसके थ्रू आई वांट टू सी मोर एंड मोर यंग ऑस्ट्रेलियंस, आई वांट टू सी, मैं देखना चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा यंग ऑस्ट्रेलियंस को चूजिंग इंडिया, कि वो इंडिया को चूज करें एज अ प्लेस टू स्टडी एंड बूस्ट देयर ओन क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस, और अपने क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस को, अनुभवों को क्या करें, बूस्ट करें, बढ़ाएं। इंडियाज डिमांड फॉर आवर मिनरल्स एंड रिसोर्सेज रिमेन्स हाई, इंडिया की जो डिमांड रहती है ना हमारे मिनरल्स और रिसोर्सेज के लिए, वो बहुत हाई रहती है ना। ये कौन बात कर रहा है, ऐसा लग रहा है पैसेज को पढ़ के कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ही बात हो रही है। बट एजुकेशन इज अ न्यू पाथवे, बोला जा रहा है कि भाई इंडिया को हमेशा इंटरेस्ट रहा है हमारे रिसोर्सेज और मिनरल्स में, लेकिन एजुकेशन एक नया रास्ता बन गया है टू शेयर प्रॉस्पेरिटी, जिससे हम दोनों ही देश एक दूसरे के साथ हमारे ऐश्वर्य और वैभव और संपदा को क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। एजुकेशन उसका एक नया रास्ता बन गया है। कंसीडर द नंबर्स, अगर हम नंबर्स को कंसीडर करें, द इंडियन गवर्नमेंट इज एमिंग टू ट्रेन, इंडियन गवर्नमेंट का क्या लक्ष्य है, वो ये एम लेकर चल रही है कि वो 400 मिलियन लोगों को 2022 तक ट्रेन कर देगी, ठीक है। वी कैन हेल्प देम, और हम उनकी हेल्प कर सकते हैं अचीव दिस गोल, इस गोल को अचीव करने में। अ ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ आवर एजुकेशन रिलेशनशिप इज फाउंड इन द हायर एजुकेशन एंड रिसर्च सेक्टर, जो हमारी सबसे महान ताकत है ना हमारी एजुकेशन रिलेशनशिप की, वो कहाँ मिलेगी आपको, इन द हायर एजुकेशन एंड रिसर्च सेक्टर में मिलेगी। तो कोलैबोरेशन बिटवीन आवर इंस्टीट्यूशंस, तो इसलिए अगर हमारे इंस्टीट्यूशंस के बीच में संधि हो जाए, कोलैबोरेशन हो जाए ऑन हाई एंड रिसर्च, ठीक है, कि हम साथ में रिसर्च करें, बड़ी बड़ी इनोवेशन करें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर सेंट्रल टू डेवलपिंग आवर नॉलेज पार्टनरशिप, वो मुख्य चीजें होंगी जिससे हम अपनी नॉलेज पार्टनरशिप को डेवलप कर सकते हैं। हैविंग मेट ट्वाइस ऑलरेडी, ऑलरेडी 2 बार मिलकर, इसको पढ़ना एक बार देखना, क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। ऑलरेडी 2 बार मिलने के बाद, मिस्टर मोदी एंड आई नो, मिस्टर मोदी और मैं जानता हूं, दैट आवर क्लोज इकोनॉमिक कॉपरेशन इज ऑल्सो मैच्ड बाय शेयर स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज, ठीक है, कि हमारी हम जानते हैं दैट आवर क्लोज इकोनॉमिक कॉपरेशन, जो हमारा क्लोज इकोनॉमिक कॉपरेशन है ना, इज ऑल्सो मैच्ड, वो भी मैच हुआ है बाय शेयर्ड स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज। द सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द इंडो पैसिफिक, और जो सिक्योरिटी और स्थिरता है ना, ठीक है, सुरक्षा और स्थिरता किसकी, ऑफ द इंडो इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन इज ऑल्सो इंडो पैसिफिक इज फंडामेंटल, वो जरूरी है टू बोथ ऑफ अस, हम दोनों के लिए। एंड माई विजिट प्रोवाइड्स, और मेरा ये जो यहाँ आना है, यहाँ की जो मेरी विजिट है, वो एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है टू डिस्कस की रीजनल, ताकि हम मुख्य रीजनल और जियो स्ट्रेटेजिक इश्यूज को क्या करें, डिस्कस करें, एंड स्ट्रेंथन आवर एंगेजमेंट, और हमारे जो एंगेजमेंट है, एक दूसरे के कॉन्ट्रीब्यूशन, उसको और ज्यादा मजबूत करें। एज लिबरल डेमोक्रेसीज, ठीक है, लिबरल डेमोक्रेसीज होने के नाते वी कैन वर्क टुगेदर, हम एक साथ काम कर सकते हैं, टू एनकरेज फ्री ट्रेड, ताकि हम फ्री ट्रेड को एनकरेज करें, प्रोत्साहित करें, एंड प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, इकोनॉमी को बूस्ट करें, एंड टू हेल्प सेफगार्ड सिक्योरिटी, और ताकि हम सुरक्षा को सेफ मतलब उसको प्रिजर्व करने के लिए मदद कर सके, एंड द रूल ऑफ लॉ इन आवर रीजन, हमारे क्षेत्र में रूल ऑफ लॉ को, सिक्योरिटी को सेफगार्ड करने में मदद कर सके। क्यों, क्योंकि बताया ना कि जो इंडो पैसिफिक फंडामेंट जो स्टेबिलिटी है इंडो पैसिफिक एरिया की, वो दोनों के लिए जरूरी है। एट होम वी आर लकी दैट इंडिया, अब ऑस्ट्रेलिया क्या कह रहा है कि हम बहुत लकी हैं दैट इंडिया, उसका कल्चर, उसकी कला, उसका खाना, उसके लोग हैज बिकम सच अ लार्ज एंड इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलियन लाइफ, ऑस्ट्रेलियन लाइफ का एक बहुत ही बड़ा और अहम हिस्सा बन चुका है भारत के लोग, भारत का खाना, भारत का कल्चर, सब कुछ। half a million Australians are of Indian descent, half a million ऑस्ट्रेलिया के लोग
भारतीय वंश से हैं। दैट नंबर इंक्रीजेस, और ये जो अंक है ये बढ़ता जा रहा है हर साल, ईच ईयर। वेदर इट्स लिटिल इंडिया इन मेलबोर्न, चाहे वो मेलबोर्न में छोटा भारत हो, दिवाली सेलिब्रेशंस हो ब्रिस्बेन में, और या फिर लॉन्ग एस्टेब्लिश्ड सिख कम्युनिटी हो नॉर्थ कोस्ट ऑफ न्यू साउथ वेल्स में, मॉडर्न ऑस्ट्रेलिया में। द मोस्ट सक्सेसफुल मल्टी कल्चरल सोसाइटी, ठीक है, मॉडर्न ऑस्ट्रेलिया जो है वो क्या बन गया है, द मोस्ट सक्सेसफुल मल्टीकल्चरल सोसाइटी इन द वर्ल्ड कुड नॉट बी इमेजिन विदाउट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन ऑस्ट्रेलियंस। और ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था किसके कॉन्ट्रीब्यूशन के बिना, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के कॉन्ट्रीब्यूशन के बिना। ठीक है, तो हम हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज अ सूटेबल टाइटल फॉर द पैसेज। देखो पैसेज में ज्यादा जो दबाव है वो किस पर दिया गया है, ऑस्ट्रेलिया इंडिया इकोनॉमिक, खाली इकोनॉमिक कॉपरेशन की तो बात ही नहीं की थी, उसमें सिक्योरिटी भी थी, एजुकेशन भी था, जियो स्ट्रेटेजिक पॉलिटिक्स भी थी, सब कुछ था। इंडिया ऑस्ट्रेलिया एजुकेशन पार्टनरशिप ओनली वो भी नहीं था। स्ट्रेंथनिंग इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी, भाई ये तीनों बातें थी, लेकिन टाइटल कौन सा होगा, न्यू पाथवे टू शेयर्ड प्रोस्पेरिटी। क्यों, क्योंकि अब ये थोड़ा सा ब्रॉडर हो गया, एक नया रास्ता मिल गया शेयर्ड प्रोस्पेरिटी के लिए, जिसमें एजुकेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और जिसमें बाकी की भी चीजें आ गई। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, भाई सूटेबल टाइटल क्या है, थर्ड। ठीक है, खाली पार्टनरशिप की कॉपरेशन की बात नहीं की थी, इसलिए आंसर सूटेबल कौन सा हो जाएगा, थर्ड। द फ्रेज थ्रू द गवर्नमेंट्स न्यू कोलंबो प्लान is an example of which type of phrase and what function does it serve in the sentence। ये है डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस जो अब पूछे जाने लगे हैं। देखो थोड़ा थोड़ा अगर आपको ग्रामर का अच्छा ठीक ठाक नॉलेज अगर है तो इन्फिनिटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या यहाँ पर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, नहीं आ रही। पार्टिसिपल फ्रेज, पार्टिसिपल कैसे बनता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से प्रेजेंट पार्टिसिपल और वर्ब की थर्ड फॉर्म से पास्ट पार्टिसिपल, ये भी नहीं है कहीं पे। जेरंड कैसे बनता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से, जो कि किसका काम करता है, नाउन का काम करता है, ये भी नहीं होगा। प्रीपोजिशनल फ्रेज, ये प्रीपोजिशन ये रहा प्रीपोजिशन, तो एक ऐसा फ्रेज जिसमें प्रीपोजिशन है उसको प्रीपोजिशनल फ्रेज कह रहे हैं। फंक्शनिंग एज एन एडवर्ब, फंक्शनिंग एज एन एडवर्ब, इसको आपको पैराग्राफ में देखना पड़ेगा। ठीक है, देखो कहाँ है, थ्रू द गवर्नमेंट्स न्यू कोलंबो प्लान I want to see more and more young Australians choosing India as a place to study and boost their own qualification experience। तो एक बात बताओ, जो मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा यंग ऑस्ट्रेलियंस जो हैं वो इंडिया को चूज करें और क्वालिफिकेशन और एक्सपर्टीज हासिल करें, अपनी क्वालिफिकेशन को बढ़ाएं, कैसे, तरीका क्या है, थ्रू द गवर्नमेंट्स न्यू कोलंबो प्लान। तो हमने पढ़ा था ना, एडवर्ब किसका जवाब देता है, हाउ, मैनर बताता है, हाउ कैसे करेंगे ये काम, कैसे अपने एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन को बढ़ाएंगे इंडिया को चूज करके ऑस्ट्रेलियंस, तो ये क्या बता रहा है, मैनर। तो जो मैनर बताता है वो कौन होता है, एडवर्ब होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, वन, इसका आंसर हो जाएगा वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस फॉर डिकेड्स आवर सिटीजंस हैव बीन क्रिस क्रॉसिंग द इंडियन ओशन इन सर्च ऑफ नॉलेज। चलो एक बार इसको देखो, जब हम बात करते हैं बच्चों डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है, तो अगर मैंने बात करी सिंपल सेंटेंस, ठीक है, सिंपल सेंटेंस क्या कहता है, कंसिस्टिंग ओनली वन क्लॉज, ठीक है, इट कंसिस्ट ओनली वन क्लॉज, एक ही क्लॉज होगा उसमें, ठीक है, केवल एक ही क्लॉज होगा विद अ सिंगल सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब देखो क्लॉज है तो क्लॉज में क्या जरूरत पड़ती है, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब की, ठीक है, एक ही क्लॉज होगा, इसको तो कहते हैं आप सिंपल सेंटेंस। ठीक है, जैसे मान लो सिंपली हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, शी गोज टू स्कूल, इसमें कुछ और है ही नहीं, है ना। अब जब हम बात करते हैं कंपाउंड सेंटेंस की, थोड़ा थोड़ा आप अभी देख लें इसको, ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस की जब हम बात करते हैं टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होने चाहिए इसमें, कंसिस्ट ऑफ
यहाँ पर ऑफ नहीं लिखा, 2 or more independent clauses, ठीक है, 2 or more independent clauses using coordinating conjunctions। देखो अब इसमें क्या है, यूजिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये क्या यूज करते हैं, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन से होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया जैसे फॉर हो गया, एंड हो गया, ठीक है, बट हो गया, और हो गया, येट हो गया, तो हो गया, ये सब क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट मतलब जो किसी पर निर्भर नहीं होते, फ्री होते हैं, स्टैंड अलोन सेंटेंसेस होते हैं, स्टैंड अलोन, जिनका किसी और से कोई संबंध नहीं होगा, ठीक है, एकदम स्टैंड अलोन सेंटेंसेस होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने कहा आई वेंट टू आगरा एंड सॉ द ताजमहल। अब ये सिंपल सेंटेंस क्यों नहीं रहा, क्योंकि सिंपल सेंटेंस में तो आपने क्या देखा था कि एक ही क्लॉज होगा, ठीक है, जिसमें एक ही क्लॉज है ना, एक सब्जेक्ट, ये रहा एक सब्जेक्ट, ये रहा एक वर्ब, और कुछ है ही नहीं। यहाँ तो एक एंड कंजंक्शन है, वो देखो एंड रहा, इससे एक क्लॉज तो ये रहा सब्जेक्ट वर्ब, दूसरा क्लॉज ये रहा वर्ब, इसका सब्जेक्ट कौन है, छुपा हुआ है, देखो आई ही है, आई ही है इसका भी सब्जेक्ट। तो एक क्लॉज ये रहा क्लॉज 1, ये रहा क्लॉज 2, दो क्लॉजेस को जोड़ रहा है एंड। अब ये देखो दोनों इंडिपेंडेंट है क्या, दोनों इंडिपेंडेंट है। आई वेंट टू आगरा अलग सेंटेंस है, आई सॉ द ताजमहल अलग सेंटेंस है, तो दोनों इंडिपेंडेंट है, इसको क्या कह दोगे आप, कंपाउंड सेंटेंस कह दोगे, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में क्या होता है, वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है, इसमें क्या होता है, वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक तो होगा इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस, और इसके साथ क्या होगा, वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉजेस, वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉजेस। डिपेंडेंट क्लॉज का होना जरूरी है, चाहे एक या एक से ज्यादा, ठीक है। लेट्स लुक एट वन एग्जांपल। जैसे हमने बात करी, सेंटेंस लिया हमने, देखो वी वेंट, चलो इसको ऐसे लिखते हैं, ऑल्दो it was raining, although it was raining we went outside to play, ठीक है। अब देखो ये दोनों सेंटेंसेस किससे जुड़ रहे हैं, ऑल्दो से जुड़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑल्दो को बीच में ले लो, ऐसे ले लो, वी वेंट आउटसाइड टू प्ले ऑल्दो इट वाज रेनिंग, आप इसको इधर भी लिख सकते हो सेंटेंस को, तो दोनों वाक्य जुड़ किससे रहे, ऑल्दो से। लेकिन एक बात बताओ, ऑल्दो इट वाज रेनिंग तो डिपेंडेंट हो गया ना, ये तो इंडिपेंडेंट नहीं है, तो फ्री नहीं है। फ्री कौन सा सेंटेंस है, वी वेंट आउटसाइड टू प्ले, ये स्टैंड अलोन सेंटेंस है कि हम बाहर खेलने गए, है ना, यद्यपि बारिश हो रही थी। अब आप ऐसे बोलो यद्यपि बारिश हो रही थी फिर भी, ऐसा आ रहा है ना कुछ। अगर मैं कहूँ कि क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, तो क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे ये डिपेंडेंट क्लॉज है, किसी पे जुड़ा हुआ है। अगर ऐसी मान लो मैंने कहा, मैंने बोला आई विल अटेंड द पार्टी, आई विल अटेंड द पार्टी इफ यू परमिट, इफ यू गिव परमिशन, इफ यू गिव परमिशन। तो बताओ अभी किससे जुड़ रहे हैं, दो सेंटेंसेस, देखो इफ से। तो ये वाला जो क्लॉज है ना, इफ यू गिव, ये कैसा है आपका, डिपेंडेंट, क्योंकि इफ आ रहा है। अगर आप परमिशन दोगे तो क्या, आई विल अटेंड द पार्टी, ये आपका इंडिपेंडेंट, ये फ्री सेंटेंस है। तो एक फ्री सेंटेंस, एक डिपेंडेंट सेंटेंस, इसको क्या बोलोगे आप, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, है ना। तो देखो सिंपल सेंटेंस है क्या ये, फॉर डिकेड्स आवर सिटीजंस हैव बीन क्रिस क्रॉसिंग द इंडियन ओशियन इन सर्च ऑफ नॉलेज। सीधी सी बात है बच्चों, ध्यान से देखो, इसके अंदर कहीं कोई कंजंक्शन है ही नहीं, कंजंक्शन है ही नहीं इसके अंदर। आप ये मान के चलो अगर किसी क्लॉज को आपको जोड़ना है तो जोड़ने के लिए कोई कंजंक्शन तो चाहिए ना आपको, एंड, बट, इफ, व्हेन, कुछ तो चाहिए, कुछ है ही नहीं इसमें।
4 डिकेड्स टाइम बता रहा है, ठीक है, सदियों से, दशकों से। आवर सिटीजन हैव बीन, आवर सिटीजन सब्जेक्ट है, हैव बीन क्रिस क्रॉसिंग वर्ब है, ठीक है। द इंडियन ओशियन इन सर्च ऑफ नॉलेज, कहीं पर कोई कंजंक्शन नहीं है। ये कैसा सेंटेंस है आपका? सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड नहीं है। देखो इन दोनों के लिए, बल्कि तीनों के लिए कोई ना कोई कंजंक्शन होना चाहिए। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में दोनों का मिक्सचर होता है, ठीक है। ये तीनों इसके आंसर नहीं होंगे, आंसर होगा सिंपल सेंटेंस, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ पर आपको एक वर्ड दे रखा है बच्चों, ऑलरेडी इन द सेंटेंस, हैविंग मेट ट्वाइस ऑलरेडी। इसको देखते हैं, यहाँ पर कहां पर दे रखा था ये देखो ये रहा, हैविंग मेट ट्वाइस ऑलरेडी, पहले से ही 2 बार मिलने के बाद, पहले से ही 2 बार मिलकर, ठीक है। अब ये पूछ रहा है ऑलरेडी यहाँ क्या काम कर रहा है, सीधी सी बात है, हैविंग मेट ट्वाइस ऑलरेडी। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, हैविंग मेट ट्वाइस ऑलरेडी, ठीक है। तो अगर मैंने कहा कि ये है आपकी वर्ब, वर्ब के लिए क्या आता है? एडवर्ब, ठीक है। मिले कितनी बार, कितनी बार, कितनी बार मतलब फ्रीक्वेंसी, बताओ फ्रीक्वेंसी कौन बताता है? एडवर्ब। तो ये क्या हो गया? इसके लिए आ रहा है, वर्ब के लिए क्या बन गया? एडवर्ब। अब ऑलरेडी किसके लिए आ रहा है? ऑलरेडी आ रहा है मेट ट्वाइस, इन दोनों के लिए, है ना, वर्ब के लिए भी रेदर एडवर्ब के लिए भी। तो ऑलरेडी किसके लिए आ रहा है? मेट के लिए आ रहा है, वर्ब के लिए। जो वर्ब के लिए आता है वो कौन होता है? एडवर्ब होता है। भाई इन दोनों के लिए आ रहा है ऑलरेडी, ठीक है। तो ऑलरेडी किसको मॉडिफाई कर रहा है? ऑलरेडी मॉडिफाइंग अ वर्ब, ऑलरेडी मॉडिफाइंग एन एडजेक्टिव, ऑलरेडी मॉडिफाइंग अनदर एडवर्ब, और ऑलरेडी मॉडिफाइंग अ डिटर्मिनर। किसको मॉडिफाई कर रहा है? भाई ऑलरेडी क्या कर चुके हो? मिल चुके हो। तो यहाँ पर 2 एडवर्ब्स आ रहे हैं, ये ट्वाइस भी इसको मॉडिफाई कर रहा है, ऑलरेडी भी इसी को मॉडिफाई कर रहा है। जैसे मान लो इसको दूसरे सेंटेंस से देखो, मैंने बोला he has already finished his task। अब ये देखो यहाँ पर ऑलरेडी किसके लिए आ रहा है? ऑलरेडी आ रहा है फिनिश्ड के लिए। कब कब खत्म कर लिया था? व्हेन का जवाब कौन देता है? एडवर्ब। किसके लिए आ रहा है? फिनिश के लिए, वर्ब के लिए आ रहा है ऑलरेडी। तो ऑलरेडी किसको मॉडिफाई करता है? वर्ब को। आंसर होगा एडवर्ब मॉडिफाइंग अ वर्ब। एडजेक्टिव को नहीं कर रहा, अनदर एडवर्ब को नहीं कर रहा। क्या एक एडवर्ब डिटर्मिनर को मॉडिफाई करता है? बिल्कुल करता है। जैसे मान लो आपने कहा नियरली ऑल द एविडेंस, नियरली ऑल द एविडेंस वॉज फेक। तो देखो ऑल क्या है? डिटर्मिनर। ऑल, नियरली किसके लिए आ रहा है? ऑल के लिए। तो ये क्या है? डिटर्मिनर को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। जैसे मान लो आपने कहा आई वेटेड फॉर ऑलमोस्ट एन आवर। अब आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए बच्चों, ये जो आर्टिकल है ना, आर्टिकल डिटर्मिनर की फैमिली में ही आता है, आर्टिकल डिटर्मिनर की फैमिली में ही आता है। तो ऑलमोस्ट किसको मॉडिफाई कर रहा है? एन को, आर्टिकल को, जो कि डिटर्मिनर की फैमिली में आता है, ठीक है। तो ये था हमारा पहला मॉक जिसको डिजाइन किया गया था न्यू वेंडर के दिमाग के अकॉर्डिंग। बाकी तो उसके दिमाग का कुछ नहीं पता। अगर वो रीजनिंग के पेपर में, अगर वो मैथ्स दे सकता है, मैथ्स के क्वेश्चन डाल सकता है ना, अगर वो ऑप्शन 4 की जगह 3 दे सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है फिलहाल तो। लेकिन हमें पूरी तरह से प्रिपेयर्ड रहना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, डेली हम इसको सॉल्व करेंगे। 3-4 क्लासेस ले लो, उसके बाद आप लोग थोड़े हैबिचुअल हो जाओ, है ना। और मैं ट्राई करती हूँ कि मैं क्लॉज और फ्रेजेस जो है वो टॉपिक्स कंप्लीटली करवा दूँ रिकॉर्डेड फॉर्म में, ठीक है। तो आप लोग इसको देख लें, शेयर भी कर दें, क्योंकि बहुत बच्चों को अभी ये चीजें नहीं मिल रही होगी, क्योंकि अवेलेबल इतना नहीं है अभी यूट्यूब पे, धीरे धीरे होगा। आप शेयर भी कर दें ताकि बच्चों को इस बारे में पता लगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच, अच्छे से पढ़िए, टेक केयर, नमस्ते।